हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और दिन ब दिन आपको अच्छे होते ही जाना है। हम अपना अगला प्रश्न लेंगे जिसे पूछा है मिस्टर रंजीत ने। यह पूछते हैं कि घर में छोटी छोटी बातों पे कलह हो जाती है। कहते हैं गुस्सा आ जाता है, मूड खराब हो जाता है, फिर कई दिन इसी में बीत जाते हैं। न बात होती है, न काम हो पाता है, मूड खराब हो जाता है। इससे कैसे बचें? इसको कैसे ठीक करें? यह घर में जहर की भांति फैल जाता है। इससे बहुत तंग आ चुका हूँ मैं। कभी मेरा मूड तो कभी मेरे परिवारजनों का मूड खराब ही होता रहता है। ऐसा तो कम ही होता है कि एक हफ्ते भी ठीक ठाक बीत जाए। इसका समाधान बताएं, अन्यथा जीवन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है। तो इनका क्वेश्चन हमने समझा। यह छोटी छोटी बातों पे होने वाली घरेलू कलह से परेशान हो चुके हैं। परेशान होना भी चाहिए, परेशानी तो होगी ही। परेशानी का सबब ही है ये। नासमझी का सीधा सीधा प्रतिफल है। नासमझी का प्रतिफल ही है आपका मूड खराब होना। मूड खराब नहीं होता है, महसूस होता है। वह कोई फल नहीं है कि सड़कर खराब हो गया। मूड है मतलब आपकी विचारधारा। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। क्षण भर को तो आपको बहुत अपमान की अनुभूति होती है, परंतु वह क्षण बीत जाने के बाद भी आप उसी अनुभूति को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं और आपके मन में विषाद उत्पन्न होता ही रहता है। यह विषाद जहर की भांति होता है। यही विषाद आपको मजबूर करता है और ज़्यादा नकारात्मक सोच को पोषित करने के लिए। नकारात्मक सोच सिर्फ सोच तक ही नहीं सीमित रहती है, वह आपके हाव भाव और क्रिया में भी दिखती है। आप पानी पीकर गिलास रखेंगे तो उसे सामान्य रूप से नहीं रखेंगे। अपने क्रोध को जाहिर करने के लिए आप उसे थोड़ा ज़्यादा ही तड़ाक से पटक कर रखेंगे, जिससे कि आपका गुस्सा सबको दिखे कि आप कितने क्रोध में हैं। यह इसका समाधान आपने पूछा है। अगर मैं सच बताऊं तो समाधान है ही नहीं। हाँ, समाधान है ही नहीं। आपकी जो मनोस्थिति है, जब तक उस मनोस्थिति पर आप खुद स्वयं नियंत्रण नहीं पाएंगे, इसका समाधान आप पा ही नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि समाधान मनोस्थिति पे नियंत्रण कैसे पाऊं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए है। कहीं ना कहीं आपकी हर समस्या यही इसी मनोस्थिति को नियंत्रित करने से लेकर जुड़ी होती है। अगर मन स्थिति को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को एक बार आपने अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार दिशा दे दी, जब जैसी आवश्यकता तब वैसी सोच, तो सत्य है कि आप हर उस मार्ग पे विजय प्राप्त कर लेते हैं जो भी आप पाना चाहें। आप अच्छा पाना ही चाहेंगे। यही है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे कहते हैं सभी कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मोटिवेट करता हूँ लोगों को। लेकिन वह कुछ नहीं है जब तक आप अपनी विचारधारा पे पूर्ण नियंत्रण नहीं कर लेते हैं। एक बार पूर्ण नियंत्रण कर लिया तो आप दूसरों के लिए मोटिवेशन का सोर्स साबित हो सकते हैं। आपको पहले अपनी विचारधारा को समझना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ना कि जिस पर क्रोध आ रहा है उसके क्रियाकलापों को ही बैठकर जज करते रहना होगा। नहीं, ऐसा करने से ही तो यह सब हो रहा है। यह होता क्यों है? ठीक है, इस पर विचार करते हैं, तभी तो उसका समाधान हम खोज सकेंगे। तो होने की वजह क्या है, आइए देखते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं तब तो कुछ नहीं होता, तब तो ऐसी कोई बात नहीं होती। आपकी जिंदगी में और भी लोग होते हैं घर परिवार में। अगर उदाहरण के तौर पर लें तो आपकी धर्म पत्नी
आपसे बताकर जाती हैं कि मैं जा रही हूँ कुछ खरीदारी करने, शॉपिंग करने, 2 घंटे लग जाएंगे। आप कहते हैं ठीक है। आपको तो और ही अच्छा लगता है कि आप 2 घंटे तो अकेले सुकून से बिता सकेंगे। आप हाँ कह देते हैं। आप अच्छे से 2 घंटे बिताने के लिए कुछ भी टीवी या कुछ और ही में अपना ध्यान लगा लेते हैं जो आपको पसंद होता है। और फिर 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है। अब 2 घंटे बीतने के बाद आपका ध्यान जाने लगता है कि अब तो आने वाली होगी, अब तो ये समय चला ही जाएगा। चलो जब तक नहीं आ रही तब तक तो यह इन्वायरमेंट में एंजॉय ही कर लूं। फिर बजता 2.5 घंटे होते हैं, 2.75 घंटे होते होते आपको लगता है उसने झूठ बोला। उसने कहा था 2 घंटे, परंतु वह 3 घंटे होने वाले हैं। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे गलत बताया। कर क्या रही है वो, कहाँ है वो? जरूर कुछ ऐसा कर रही जो वह बता नहीं सकी। वह चाहती है कि मैं क्रोधित हूँ, वह चाहती है कि मैं 10 बार उसको फोन करूँ तो मैं नहीं करने वाला। आने तो आज मैं पूछूंगा ऐसा क्यों। यहीं से शुरू होता है आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति। एक बार क्रोध उत्पन्न होता है तो वो विषाद को ही उत्पन्न करता है। धीरे धीरे जितने समय बीतता जाएगा, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, उतना ज्यादा आपका क्रोध बढ़ता चला जाएगा। क्रोध उस अग्नि की भांति है, जब तक उस पर जल डाल के उसे शांत ना किया जाए, जब तक क्रोध को शांत ना किया जाए वह निरंतर बढ़ता ही जाता है। यह उसकी विशेषता है। तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आप क्रोध कर रहे हैं? और अगर क्रोध कर रहे हैं, बहुत से केसेस में क्रोध आवश्यक होता है। प्रकृति ने आपको क्रोध क्यों दिया है? अपनी रक्षा करने के लिए। ऐसे समय में जब आपकी जान को खतरा है, उस समय आप अपनी रक्षा कर सकें, उस स्थिति के लिए क्रोध आपको दिया गया है, जिसमें शरीर अपनी संपूर्ण शक्ति को अर्जित करके एक दिशा में लगा सकता है। परंतु हमारी नासमझी की वजह से हम उसको यूं ही इधर उधर लगा देते हैं और उसके फलस्वरूप हम बहुत ज़्यादा विषादित हो जाते हैं। 3 घंटे बीतता है, 3.5 घंटे, 4 घंटे, आपका क्रोध बढ़ कर बढ़ता ही चला जाता है। तो आप कहते हैं अब मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, बेकार है बात करना। यह तो एकदम ध्यान ही नहीं देती मेरी बातों पे। जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों बात करूं, क्यों रहूं इस घर में? रहना तो मजबूरी है, लेकिन मतलब नहीं रखूंगा अब मैं इससे। जिसे मेरी बातों की परवाह नहीं, उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और इसी तरह शुरू हो जाता है आपका मौन व्रत। मौन व्रत अपने आप में ही घोषणा होती है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, साज सज्जा कर लो अपने हथियारों की, याद कर लो कब क्या किसने गलत किया था और आ जाओ मैदान में। जितनी शांति, जितना शांत वातावरण, उतना बढ़ा युद्ध के लिए तैयारी हो रही है, ऐसा मान के चलिए। जब उन्हीं की धर्म पत्नी लौटती हैं, आती हैं घर में, तो वह अपने योजना अनुसार रहते हैं, तैयार रहते हैं और आते ही कुछ नहीं बोलते। उन्हें तो बोलना ही नहीं है, वह तो क्रोधित हैं। उन्होंने तो निर्णय लिया है, जिसे मेरी बातों की परवाह नहीं उसकी मैं परवाह क्यों करूं, मुझे बात ही नहीं करनी है। वह कुछ नहीं बोलते। उनकी धर्म पत्नी आती है, ये वो ऐसा हो गया, वैसा हुआ, इसलिए ये खरीदा, वो खरीदा, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ जाना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। और कहती है आपने तो एक फ़ोन भी करना ठीक नहीं समझा, मालूम तो कर लेते। तो पति का कोई जवाब नहीं देता है, उठकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। और इसका सीधा मतलब होता है चुप रहो, मैं क्रोधित हूँ तुमसे, या तो माफ़ी मांगो या फिर अपना मुंह बंद रखो, मुझसे बात मत करो। उसके बाद पत्नी को थोड़ा कम समझ में आता है, वह जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाता है, टीवी भी नहीं देखता है। टीवी देखेगा तो ये उसके एक सूचना जाएगी, लोगों में विश्वास जाएगा, यह मनोरंजन कर रहा है। परंतु क्रोध में मनोरंजन करके वह अपने क्रोध को कम नहीं करना चाहता है। वह तो क्रोध
अग्नि को दूसरों पर बरसा बरसा कर उन्हें झुलसा देना चाहता है। इसी तरह शुरू हो जाता है एक शीत युद्ध, मौन युद्ध। पत्नी की समझ में भी आता है कि अच्छा यह बात है, तो क्या ऐसा क्या हुआ जो यह ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इनका व्यवहार होने का कुछ कारण है। वह सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि ऐसा बिहेव करे। ये इंसान ही हटा हुआ है, इसे मेरी इज्जत करनी नहीं आती। जब ये मेरी इज्जत ही नहीं कर सकता, छोटी छोटी बातों पे मेरा अपमान करता रहता है, तो मैं इससे क्यों बात करूं। वह भी दूसरा पक्ष भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, भाले बर्छी। कब क्या किया था, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या नहीं किया, क्या भूल गया, क्या गलत किया, सब कुछ मेमोरी में सेट किया जा रहा है। आप तो उतना याद नहीं रखते, स्वाभाविक है। आपका ध्यान, आपके लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं आप उनको तो याद रख सकते हैं, लेकिन जो मायने नहीं रखती उन्हें आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब तक भूलेंगे नहीं, नई स्मृतियाँ कैसे बनाएंगे। और फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या मौन युद्ध चलने के बाद फिर तैयारी हो जाती है। तैयारी हो जाती है काँव की, क्योंकि काँव किए बिना तो कोई मज़ा ही नहीं है, कोई इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक के काँव जम कर ना कर लें। दोनों ही पक्ष काँव करने के लिए बेताब हो जाते हैं, और फिर किसी छोटी सी बात को लेकर शुरू होती है उनकी काँव। चाय में चीनी कम, शुरू हो गई काँव, और उस पे शुरू होती है आपने ये ऐसे क्यों किया था। पति कहता है ऐसा किया था, नहीं किया था, तुम्हें याद नहीं। अच्छा तब ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया। और अंत में निकलता है मुँह से पति के कि इतनी देर तक क्या कर रही थी, क्यों मुझसे कहा कि 2 घंटे लगेंगे, आई तो तुम 4 घंटे में। ऐसा क्या था, तुम जानकर मुझे गलत सूचना देती हो, गलत बातें बताती हो, मेरा अपमान करती हो, और आने के बाद भी क्षमा नहीं मांगती। तो पत्नी कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए चलिए मेरे साथ चला करिए खरीदारी करने, तो आपको पता चलेगा। आप तो जाना ही नहीं चाहते हैं, आपको तो घर पे अकेलापन चाहिए। मैं तो काटने खाने को दौड़ती हूँ आपको ना। आपको जब चलना ही नहीं है तो आप चिंतित क्यों हो जाते हैं। पति कहेगा नहीं मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं क्यों चिंतित होऊंगा, मैं तो सिर्फ अपने अपमान से क्रोधित हूँ। तो वह कहती है अपमान तो आपने मेरा किया है, मैंने क्या किया। एक जगह नहीं मिला सामान, दूसरी जगह लेने जाना पड़ा, तो आपका इसमें अपमान हो रहा। आप आने के बाद से मुझे उपेक्षित करके डांट रहे हैं, यह ज़्यादा बड़ा अपमान मैं झेल रही हूँ। आपका तो सिर्फ सोचना है, जबकि अपमान आपका हुआ ही नहीं। अपमान तो आप मेरा कर रहे हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। मैं नारी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, आप ही शक्तिशाली बन जाते हैं, हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। शादी करके ही मैंने सबसे गलत निर्णय ले लिया लगता है, वह भी तो मेरे हाथ में नहीं था, जहाँ बांध दिया बंध गई। कोई और होती आपके जीवन में तो आपको पता चलता। पति कहता है अरे फंस तो मैं गया, अगर जरा भी मालूम होता कि इतनी विषैली नागिन हो तो मैं क्यों भला अपने गले डालता। अब तो फंस गया हूँ, क्या करूँ। या तो अपनी आदत सुधारो या तो मुझे क्षमा करो, मैं चला अपने रास्ते, मैं नहीं निभा सकता। अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधार सकती तो वह कहती है आदत में कुछ गलत होता तो मैं सुधारती, परंतु गलत आपके दिमाग में है, उसे सही कीजिए, सब सही हो जाएगा। और इस तरह अस्त्र शस्त्र भाले बर्छी सब इस्तेमाल होने के बाद वापस से रख लिए जाते हैं। शीत युद्ध शुरू ही रहता है, मौन युद्ध शुरू ही रहता है, चलता ही रहता है। चौथा दिन बीतता है, 5वां दिन बीतता है, फिर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है, क्योंकि एक ही घर में रहकर और
एक दूसरे की उपेक्षा कर बिना बात किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। कब तक रहेगा? काम तो पड़ता ही है, कभी आपको उनसे तो कभी उनको आपसे, तो बोलना तो पड़ेगा ही। फिर धीरे धीरे सामान्य होता है। इसका समाधान इसी एनालिसिस में है। अभी आपने पूरी प्रक्रिया को सुना, कैसे यह होता है, उदाहरण भी देखा, और उदाहरण घटना कुछ भी हो, प्रोसेस पूरा यही चलता है और इसी को समझने में है समाधान। यहाँ पर गलती किसकी है यह सोचना ही बेकार होता है। गलत जो है वो होगा, परंतु गलत जान लेने से भी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि हर कोई हमेशा अपने लिए तो सही होता है और अगला ही गलत होता है। तो यह कोई निर्णय लेने की बात ही नहीं है कि गलत कौन है, क्योंकि एक बार कोई गलती मान ले तो समाधान हो सकता है। परंतु सामान्यतः पुरुष प्रकृति ऐसी है कि वह खुद से न क्षमा मांग सकता है, वह भी एक नारी से तो कभी भी नहीं। अड़ जाता है वह। यह भी एक आग में घी का काम करता है। पत्नी को मजबूरन कभी कभी क्षमा ही मांगनी पड़ती है, चाहे मन में वह लाखों गालियां ही देती हो, परंतु होठों से उस क्षमा मांगने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि उसने मान लिया है कि उसकी किस्मत ही यही है। तो जब आपको क्रोध की उत्पत्ति होना शुरू हो अपने मस्तिष्क से, क्योंकि आप पहचान लेते हैं कि अब मैं क्रोधित हो रहा हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्रोध जब उत्पन्न होगा वह विषाद में ना बदले। विषाद में बदलने से पहले ही आप अपने मस्तिष्क से बोलिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है जिसके लिए मैं अपने को क्रोधित करूं, जिसके लिए मैं घर का माहौल खराब करूं? जो उदाहरण लिया था उसमें देर हो रही थी, उसके अनुसार यहाँ पे यह सोचा जा सकता था कि हो सकता है कुछ रह गया होगा लेने को जो वह बताना भूल गई, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आज मार्केट में भीड़ होगी। कुछ भी सोचकर क्रोध को इग्नोर किया जा सकता था, परंतु ऐसा किया नहीं गया, प्रकृति के अनुसार ही लिया गया। अगर यह सजग सोच होती दिमाग में उस वक्त तो क्रोध के लिए स्थान नहीं होता भी क्रोध तो उसे शांत करने में आप सक्षम होते। कभी भी जब ऐसा कोई प्रकरण आए, जब भी ऐसा कोई वातावरण बने, आप अपने मस्तिष्क से सिर्फ एक चीज कहिए कि यह सही नहीं है। घर का माहौल सर्वोपरि है, घर का सुख मेरे परिवार मेरे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं अच्छा माहौल खराब नहीं कर सकता। छोटी सी बात के लिए मैं जहर नहीं फैला सकता। आप इतना अपने मस्तिष्क से कहेंगे, आपका बड़ा से बड़ा क्रोध चला जाएगा। फिर क्रोध के लिए स्थान ही ना बचेगा जब तक कि वह बहुत ही बड़ी बात ना हो। जब तक छोटी मोटी बातों पे सोच आएगी, क्रोध आएगा, आप तुरंत अपने घर के माहौल को याद कीजिए और कभी कभी आप अपनी गलती मानने में पीछे मत हटिए। आप छोटे नहीं हो जाते हैं। जब प्यार होता है घर के सदस्यों में तो फिर उस प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गलत सही नहीं होता। आप कह सकते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, या वह कह सकती हैं आप सही कह रहे हैं। यह 2-3 शब्द आपको उस जहर से बचा सकते हैं जो घुलने वाला है। इस तरह से आप बच सकते हैं। हर जगह अपने मान अपमान को मत ले आइए। घर के अंदर मान अपमान का ध्यान मत रखिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को गालियां दीजिए, नहीं, परंतु घर के अंदर के माहौल में हर बात में मान अपमान को मत घसीटिए। यह है ही ऐसी चीज़ जो घसीटेंगे तो वह आपको रगड़ कर रख देता है। इसलिए आप मस्तिष्क को, विचार को अपने नियंत्रित कीजिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आप तुरंत ध्यान कीजिए क्रोध की काट क्या है। घर का माहौल, मैं स्वस्थ माहौल रखना चाहता हूँ घर में, जिससे मैं और मेरे बच्चे सुखी रहें। इतना सोचते ही आपका सारा क्रोध साइड लग जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। बस इसी चीज़ को आपने पकड़ कर चलना है। ऐसा सख्ती से पकड़िए कि यह छूट ना पाए।
चाहे इसका दम क्यों ना घुट जाए, आप इसे छोड़िए नहीं। और छोटी बातों को तो आप ऐसे किनारे लगा देंगे जैसे छोटे से पत्थर को आप पैरों से ठुकरा देते हैं। और जब ऐसा कुछ समय तक आप सफलतापूर्वक कर लेंगे तो आपका विचारधारा ही नहीं, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा और यह आपके बहुत कल्याण के लिए ही होगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध नहीं होगा तो गलतियाँ नहीं होंगी, विषाद नहीं होगा। गलतियाँ नहीं होंगी तो उनका भयावह परिणाम भी नहीं होगा। इस तरह से आप इस छोटी सी चीज़ को पकड़कर अपने जीवन में बड़ा बदलाव निश्चय ही ला सकते हैं। यदि इससे संबंधित और कोई प्रश्न मन में हो तो निश्चय ही आप अपने तर्क वितर्क यहाँ रख सकते हैं कमेंट्स में। मैं उनका यथासंभव उत्तर जरूर दूंगा। आप इससे सहमत हों तो भी आप अपनी सहमति दर्ज करा दें, अन्यथा इन सारी डिस्कस का क्या फ़ायदा है अगर मैं एक भी इंसान के काम नहीं आ पा रहा हूँ। आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर, आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे। अगली चर्चा को हम जल्द ही लेकर आएंगे। प्रभु आपका कल्याण करें, आप खुद अपना कल्याण करें, आप खुद अपना कल्याण करें, प्रभु भी आपका कल्याण करेगा। आप वह सब पा सकते हैं जो कि पाने योग्य है। अपनी विचारधारा को